वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, वो सभी इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हों। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर इनके होल स्क्वायर, होल क्यूब, ऐसी कोई भी टर्म्स, इनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये सभी हों। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हुई हो, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y। ये तो इंट्रोडक्शन हो गई। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्व करते हैं ऑर्डर एंड इट्स डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द, हमें क्या चेक करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब के डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मतलब कि वहां पर कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव सोल्व किया गया है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा यहाँ पर ऑर्डर। और फिर बाद में हम इसकी सोल्व कर देते हैं डिग्री। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, जिस टर्म से हमने हाईएस्ट ऑर्डर वाली जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसकी हमें डिग्री चेक करनी है, मतलब उसकी ब्रैकेट के साथ ऊपर कोई रेज टू पावर अगर हो वो बन जाएगी डिग्री, अगर ना हुई तो डिग्री बन जाएगी 1। ठीक है, तो डिग्री क्या होगी, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर कितनी होगी। डिग्री सिर्फ उस टाइम में सोल्व की जा सकती है अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की टर्म में एक पोलिनोमियल है। उसका क्या मतलब है आगे एग्जांपल्स में आपको बताता हूं मैं। ठीक है, तो डिग्री एंड ऑर्डर सोल्विंग में से जरूर आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाएगी, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन सभी में हमें ऑर्डर एंड डिग्री सोल्व करनी है। तो सबसे पहली डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, और इनकी एक पोलिनोमियल यहाँ पर फॉर्म हुई हुई है। अब देखिए यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने हाईएस्ट देखना था, तो हाईएस्ट कितना है, सेकेंड ऑर्डर, तो इसका मतलब कि ऑर्डर कितना आ जाएगा, सो ऑर्डर बिकम्स 2। ठीक है, अब जहां से ऑर्डर सोल्व हुआ है उसकी हमें देखनी है पावर। पावर उतर ऊपर इसकी कितनी है, A3, तो ये बन जाएगी इसकी डिग्री। तो ऑर्डर बन गया 2, डिग्री बन गई 3। ओके, अब तो अब ऐसे ही एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर, तो मतलब ऑर्डर बन जाएगा 2। ठीक है, ऑर्डर बन गया 2। तो जहां से ऑर्डर सोल्व हुआ है उसकी हमें देखनी है पावर। इसको बिल्कुल नहीं देखना, चाहे यहां पर जितनी मर्जी पावर हो, इसको देखना है। ये बन गया 2। ठीक है, और अब ये वाला केस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर भी है फर्स्ट ऑर्डर, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर बन गया 2। अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स साइन के अंदर आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने याद रख लेना है, साइन हो, कोज हो, टेन हो, लॉग हो, या फिर ई रेज टू पावर हो, ऐसा कोई भी फंक्शन हो, साइन इनवर्स हो, कोज इनवर्स हो, अगर इन सभी फंक्शंस के अंदर हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाता है और वो सोल्वेबल भी बिल्कुल नहीं है, मतलब उससे बाहर निकालकर सोल्व भी बिल्कुल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि डिग्री क्या बनेगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से ही प्रॉब्लम पूछी जाती है मोस्टली। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट में हमारी पोलिनोमियल ये वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स साइन के अंदर आ गया है इसलिए। ठीक है, ऐसे ही अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहाँ पर है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो यहाँ से आ जाएगा 3, बट अब डिग्री से पहले हमें क्या करना होता है कि अगर यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर ऐसी पावर्स हैं, ठीक है, तो इन पावर्स को हमें सोल्व कर कर सिंपल होल नंबर्स में चेंज करना होता है। यहाँ पर है पावर 2/3। ठीक है, तो इस पावर को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, अगर हो सकती है। मान लीजिए स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायरिंग कर कर उसे सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर पावर है 2/3, तो हमें इस पावर को हटाने के लिए क्या करना होगा, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसी सभी जो होंगी, ठीक है, पावर्स, उन सभी को पहले इक्वेशन से सोल्व आउट कर दें, बाद में ऑर्डर और डिग्री निकालें। ऑर्डर तो सेम रहेगा, डिग्री चेंज हो जाएगी। तो हम इसको करेंगे अब क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा ये 1 + 3 डी वाई बाई डी एक्स, और इसका किया क्यूब तो ये रह गया स्क्वायर, और 4 का भी क्यूब हो गया, और ये बन गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल क्यूब।
अब यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन है मिल रही, दैट इज यहाँ से आ गया है इसका क्यूब, ठीक है। तो क्यूब मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसकी ऊपर कितनी पावर है, दैट इज आल्सो 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। एक और एग्जांपल है, अब मैंने आपको कहा था कि log के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, उसके अंदर आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड, बट अगर वो सोल्व हो गया तो डिग्री सोल्व हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि log हम दूसरी साइड पर यूज कर सकते हैं, log गया दूसरी साइड पर तो ये बन गया dy बाई डी एक्स की पावर 1/2, log उधर जाकर कर क्या बनेगा, e रेज टू पावर 3x प्लस 4y, मतलब एंटी लॉग बन गया। अब इस रूट को हटाने के लिए हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, सो इसकी स्क्वायरिंग करती है तो यहाँ से रूट हट गया, मतलब ये जो पावर थी 1/2 वो हट गई और यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। अब इसको आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें, ई रेज टू पावर में एक्स वाई आ सकते हैं बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं आ सकते। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी पावर भी है 1, तो बोथ ऑर्डर एंड डिग्री आर 1, ठीक है, डिग्री भी 1 एंड ऑर्डर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डिग्री एंड ऑर्डर सोल्व करने हैं। आई होप कि इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिग्री एंड ऑर्डर सोल्व करना जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना कैसे सकते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो कि कुछ यहाँ पर ऐसी फॉर्म में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है और ये हमें यहाँ पर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वो दी गई। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, अगर हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने याद क्या रखना है, इस सोल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे जो कि a एंड b हैं, उतनी बार हमें इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होगा, ठीक है, ओके। तो जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और अगर इनकी भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चूज कर ली जाए जैसे 2, 3, 4, 5 समथिंग, तो ये बन जाएगा इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हमें अब कर दिखाना है वेरीफाई, मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव कर ये आंसर हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर a cos x का क्या बन जाएगा, माइनस साइन, तो ये बन गया a इंटू माइनस साइन एक्स, प्लस b साइन का क्या बन जाएगा cos x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर साइन का बन जाएगा cos और cos का बन जाएगा माइनस साइन। अब ये तो आपके लिए सिंपल था, इन दोनों में से माइनस आ जाएगी कॉमन, तो ये बच गया। अब ये क्या वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू द वाई, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं वाई, सो दिस बिकम्स द माइनस वाई, वाई इस तरफ यूज कर लें, सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो ऐसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आप लोगों को जनरली ये पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन, एक है जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन में कितने होंगे, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। मान लीजिए आपको दिया गया है 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर कितने आ जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 4 आ जाएंगे, सेकंड ऑर्डर होगी तो 2 आ जाएंगे, जितने भी यहाँ पर ऑर्डर दिया होगा। ऐसे अगर हमें सोल्व करने हो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की स्पेसिफिक वैल्यूज को सोल्व कर यूज कर लेते हैं। सो देयर इज 0 ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि उनकी वैल्यूज को सोल्व कर यूज कर लिया गया है, देयरफॉर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां पर 0 है, ठीक है। वैसे हो सकते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, बट वो आर्बिट्रेरी नहीं होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हम चूज कर सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। जैसे a और b थे, उन दोनों की प्लेस पर कोई भी वैल्यू यूज की जा सकती थी, ठीक है।
तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऐसे आपको कोई भी सोल्यूशन दिया जा सकता है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम इसके ऑपोजिट एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर कर उसका सोल्यूशन हमें कैसे सोल्व करना है। उसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सभी मेथड्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्विंग के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड है, दैट इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड द फंक्शन ऑफ y, मतलब x और y की टर्म्स वहां पर सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों पर, एक साइड पर dy को ऊपर रख लेंगे, दूसरी साइड पर dx को ऊपर ले जाएंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी हो, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें dy बाई डी एक्स को पहले सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो dy एक साइड पर ऊपर रख ली, dx इधर ऊपर आ गई। अब x वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसको यहीं रखेंगे, मतलब x वाली साइड पर, और y वाली टर्म इस साइड पर आ जाएगी। फिर हम इसका करेंगे इंटेग्रल, तो इंटेग्रल होकर इसका सोल्यूशन आएगा। तो याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटेग्रल करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं तो आपको वहां से आइडिया होगा कि हमें कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। सो दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर है dx और यहाँ पर है dy। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे जब आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या फिर कोई और फॉर्म है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि dy वाले एक्सप्रेशन को इस साइड पर रखते हैं, ये वाला सारा, और dx वाला एक्सप्रेशन हम दूसरी साइड पर यूज कर लेते हैं। ये पूरी टर्म उस तरफ जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, अब अगर तो x और y की टर्म्स यहाँ पर सेपरेट हो रही हैं, मतलब इजीली, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स से यहीं पर रखते हैं x वाली साइड पर, इसको यूज करते हैं दूसरी साइड, और यहां से इसको यूज करेंगे दूसरी साइड। तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर y dy, और यहां से क्या आएगा, डिवाइड में tan y, और दूसरी साइड माइनस सीकेंड स्क्वायर x, डिवाइड में क्या आएगा, tan x। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर है ओनली y वाली टर्म्स, यहाँ पर ओनली x वाली टर्म्स, तो हमें इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर y ओवर tan y, और दूसरी तरफ है माइनस सीकेंड स्क्वायर x ओवर tan x dx। ठीक है, तो साथ में हम रख लेते हैं कांस्टेंट c डैश, अभी रख लेते हैं क्योंकि बाद में इसको चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए। अब देखिए इसका इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर है पड़ा, तो अगर हम इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट, मैं इसको कुछ भी ज्यूम कर लेता हूं तो ये पूरी टर्म भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log mod tan y। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर पड़ा हो तो उसको हम log mod में लिख सकते हैं। ऐसे ही इस तरफ आ जाएगा log mod tan x। ठीक है, अब अगर इन दोनों के पास भी है log तो हम c डैश के साथ भी log यूज कर सकते हैं ताकि हमारे आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, log c कर लेंगे इसको। ठीक है, अब ये इस तरफ आकर इसमें हो जाएगा a प्लस, और ये बच गया log c। नाउ log m प्लस log n, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों की हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, log tan y इंटू log tan x इज इक्वल्स टू log ऑफ c, log के साथ हो जाएगा log सोल आउट, तो दिस बिकम्स tan y इंटू tan x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस आंसर को सिंपली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे आप लोग प्लस माइनस सी भी लिख सकते हैं, तो मैं इसे c1 लिख लेता हूँ, वेयर c1 इज प्लस माइनस c, क्योंकि हमने यहाँ से मॉडुलस को हटाया है इसलिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। सो नाउ इसके बाद है इसकी एक सेकंड प्रॉब्लम। इसमें भी वेरिएबल हम सबसे पहले सेपरेट कर हैं देखते, और इसमें क्या है कि हमें साथ में ये एक दी गई है कंडीशन, गिवन दैट y इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये जो अंदर ऐसे ब्रैकेट में वैल्यू दी गई होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जब x 0 होगा तो y भी 0 है, ये हमें बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या सोल्व करना होगा, वी हैव टू सोल्व द पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब हमें एंड में c की वैल्यू भी सोल्व कर दिखानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
सो नाउ इसमें भी हमें वेरिएबल्स को करना है सेपरेट, तो हम क्या करेंगे, dy को इस तरफ रखेंगे और यहाँ से y वाली टर्म आ जाएगी इधर होकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, कोसेकेंट y, dx ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स x क्यूब इंटू dx, ठीक है। सो नाउ अब हमें इसका करना है इंटेग्रल, तो पहले कोसेकेंट को ऊपर, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल दैट इज द साइन y, और यहाँ पर तो सेम रहेगा x क्यूब dx, तो इन दोनों का हमें इंटेग्रल कर देना है। साइन का इंटेग्रल क्या आएगा, माइनस कोस y, ठीक है, और यहाँ पर x क्यूब का बन जाएगा x की पावर 4/4 प्लस हम कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो अब सिर्फ हमें सिंपल सा यहाँ पर क्या काम करना है कि हमें इसे c की वैल्यू सोल्व करनी है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज आल्सो इक्वल्स टू 0, दिस वन, ठीक है। सो यूजिंग दीज कंडीशंस हियर, सो दिस बिकम्स द माइनस कोस 0, दिस बिकम्स x की वैल्यू लगाएंगे 0, सो दिस होल वैल्यू बिकम्स 0, सो cos 0 is 1, so this becomes the minus 1 is equals to c, तो c की वैल्यू आ चुकी है -1, तो इस वैल्यू को हमें अपने इस सोल्यूशन में यूज कर देना है। सो देयरफॉर सोल्यूशन इज माइनस कोस y x रेज टू पावर 4/4 -1, तो ये वाली टर्म भी इस तरफ लिख लें, सो दिस बिकम्स x रेज टू पावर 4/4 प्लस कोस y -1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे हमें सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये हमने क्या सोल्व किया है, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, कैसे हमें किस फॉर्म को सोल्व करना है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं प्रैक्टिस के लिए, एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है देन आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म शुरू करते हैं, उसको अच्छे से ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सो नाउ अब है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि dy/dx जब हम सोल्व करेंगे तो सामने कुछ ऐसा फंक्शन आ जाएगा जो कि x एंड y की फॉर्म में होगा और उसमें वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते होंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसमें अगर हम x की जगह पर k इंटू एक्स, y की जगह पर k इंटू वाई यूज करें तो k की कुछ पावर k स्क्वायर k या फिर k की पावर 0 भी हो सकती है, वो सभी टर्म्स में से कॉमन आ जाए, या फिर ये जो हमारा फंक्शन है इसे किसी हम ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो x रेज टू पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y ओवर x, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स में मैं आपको यह समझाता हूं कि इसका क्या मतलब होता है कि हमें होमोजीनियस की चेकिंग कैसे करनी है और बाद में उसको सोल्व कैसे करना है। सोल्विंग के लिए हमें क्या करना है, जब होमोजीनियस की हमें श्योरिटी हो जाए देन पुट y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स, v हमारा न्यू वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका करें डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ पर u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल के साथ आएगा v प्लस एक्स इंटू dv/dx। तो ये दोनों वैल्यूज हमें अपनी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज कर उसकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, उसको आप लोगों ने सोल्व आउट कर देना है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको ये सब कुछ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने जैसे आपको इससे पहले बताया था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सबसे पहले हमें क्या करना है, dy/dx को सोल्व आउट करना है। तो dy वाली टर्म्स इस तरफ रखें और ये गया दूसरी तरफ, ठीक है। सो नाउ dx आ जाएगा यहां पर डिवाइड में और ये ऊपर ही रहेगा और ये चीज बन गई। अब देखिए होमोजीनियस में हमें दो चीजों का मेनली ध्यान रखना है, एक तो सभी जितनी भी टर्म्स होंगी x और y की फॉर्म में सभी की टोटल पावर सेम होगी। जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, यहाँ पर x एंड y दोनों की पावर्स को ऐड कर दें तो 2 बन रही हैं, तो सभी टर्म्स की सेम पावर है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। और सेकंड बात, साइन, कोस, लॉग, ई रेज टू पावर ऐसे किसी भी फंक्शन में x या फिर y अगर हुई तो वो होमोजीनियस बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या हो सकता है इनमें, इनमें कुछ ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जैसे कि साइन के अंदर हो y/x या फिर x/y, ठीक है, सिर्फ यही टर्म्स हो सकती हैं, फिर वो शायद होमोजीनियस हो, उससे भी कोई श्योरिटी नहीं है, वो हम आगे जाकर देखेंगे सोल्व कर, ठीक है। तो अगर साइन x हुआ, कोस y हुआ या फिर कुछ ऐसी टर्म हुई तो वो होमोजीनियस बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी हमेशा आपको ये रूल याद रखना है कि हमें होमोजीनियस को कैसे प्रूफ कर दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया dy/dx। तो अब हमें इसे होमोजीनियस प्रूफ कैसे करना है, तो ये बन गया हमारा f ऑफ xy।
सो इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि x और y की जगह पर यूज करना है kx इंटू के वाई। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर x तो x रहेगा, x की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया kx, सो ये बन गया k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन गया k स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिवाइड में 2 kx इंटू के वाई, सो दिस बिकम्स द k स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए कि k स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा कॉमन और यहाँ से भी आ जाएगा कॉमन, सो यहाँ से आया कॉमन k स्क्वायर, तो ये बच गया फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी आ जाएगा k स्क्वायर कॉमन, तो ये बच गया 2xy, k स्क्वायर के साथ हो गया k स्क्वायर हमारा सोल आउट। तो यहाँ पर k की पावर 0 बाहर आई है और ये फिर से हमारा एफ ऑफ एक्स वाई आ चुका है। तो यहाँ पर क्या आई है k की पावर 0, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ध्यान से सुनिए, ये भी पूछा जाता है कि इसकी डिग्री कितनी है। अगर यहाँ पर k की जितनी पावर भी बाहर आ जाएगी, ठीक है ना, बच जाएगी मतलब सोल आउट होकर, वो इसकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री मिल जाती है। सो दिस इज ऑफ द 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये डिग्री और है जो हम इससे पहले सोल्व करते थे, वो वाली अलग डिग्री है, ये तो होमोजीनियस के बारे में है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। So this means that therefore our differential equation is homogeneous। तो यहाँ से हमें श्योरिटी हो जाएगी कि this is the homogeneous। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। होमोजीनियस प्रूफ कर लिया ना, तो सोल्यूशन के लिए इसी को यूज करना है, ठीक है, इसी को ही यूज करेंगे इसको सोल्व आउट करने के लिए। ओके, तो ये मैं यहाँ पर आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। सो दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy। तो हमें क्या करना था, पुट y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम कर देते थे डेरिवेटिव। ये लोग आप लोग इस टर्म को याद भी रख सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये बन जाएगा। तो ये वैल्यू हमें यूज करनी है इसकी जगह पर, और यहाँ पर y की जगह पर vx। तो इसकी जगह पर क्या लगेगा दिस वन, तो ये बन गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर आ गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 2x इंटू वी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, जितनी भी होमोजीनियस आप लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, ऊपर क्या बचा 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ चुका है, ये सोल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्स तो यहाँ से सोल आउट हो चुका। अब ये जो v है ये हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। So this becomes x dv by dx minus 1 minus v square by 2v minus v, ये वाला v इस तरफ चला गया। अब इसका LCM लेंगे, so this becomes 2v, ये वाला अंदर यूज कर लें साइन, माइनस प्लस v स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2v स्क्वायर, ठीक है। ओके है यहाँ तक। तो इसकी कुछ सोल्विंग थोड़ी सी होती है ज़्यादा, बट बाद में आपको इजीली इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो दिस बिकम्स द माइनस वी स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा, तो ये बचा था -1, सो दिस बिकम्स -1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v, ठीक है। और यहाँ पर है x dv बाई dx। अब dv को यहीं पर रखेंगे और ये सारी टर्म v वाली है, तो v वाली टर्म इस तरफ आएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साथ में अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2v और इसमें से माइनस को रख लिया कॉमन, तो वो यहीं पर छोड़ दी, तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से dx गया ऊपर और x आएगी डिवाइड में, माइनस यहाँ से आया। आप लोग इस साइड भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ से आपको सोल्व करना यहाँ पर इजी लगेगा। तो अब हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, v वाले अलग हो गए, x वाले अलग हो गए। अब इसका कर दें इंटेग्रल, आप लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं। अब इसमें सेम इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो इंटेग्रल आना बहुत ज़रूरी है। इंटेग्रल की ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस भी हैं, पूरा एनसीईआरटी मैंने सोल्व किया है, वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन कर देख सकते हैं। इंटेग्रल सीख लीजिए। अगर आप लोगों ने इंटेग्रल अभी तक बिल्कुल भी नहीं सीखा है तो पहले उसकी 2-3 बेसिक वीडियो सुने, ठीक है, 2-3 एक्सरसाइजेस को सोल्व आउट करें, फिर बाद में आप लोग फुल रिवीजन वीडियो को सुनने, आपको इंटेग्रल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, देन दिस अगेन log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस log ऑफ मोड एक्स, और साथ में सी डैश, ये इस तरफ आकर होगा इसके साथ प्लस, तो ये बन गया log 1 प्लस वी स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक है।
और साथ में बन जाएगा प्लस log mod x, और इस तरफ है c डैश, इन दोनों को अब हो जाएगा log m इंटू n का फॉर्मूला। तो v की जगह पर आप लोगों ने यूज कर देनी है वैल्यू ऑफ v। अब v की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, v की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, सो v बिकम्स y अपॉन x, ठीक है। तो ये हमें यूज आउट यहाँ पर है करनी वैल्यू v की जगह पर, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा यहाँ से x, और दूसरी तरफ आप लोग इसे भी log c लिखते हैं। अगले स्टेप में log के साथ log सोल्व कर दें, इसको अंदर आप लोग यह सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका इजीली सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना को आप लोग सिंप्लीफिकेशन खुद कर सकते हैं। सो दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ ये है हमारे पास एक और डिफरेंशियल इक्वेशन, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि अगर साइन के अंदर y ओवर x आए तो होमोजीनियस इक्वेशन हो सकती है, बट हमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स को यहाँ पर सेपरेटली सोल्व करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ये दोनों टर्म्स जाएंगी उस तरफ, सो दिस बिकम्स y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स, और डिवाइड में क्या आएगी, ये वाली x, ठीक है। अब इसे होमोजीनियस आप लोगों ने खुद प्रूफ करना है, तो मैं वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या करना है, सिंपल जैसे हमने पिछले सम में किया था, x और y की जगह पर kx एंड ky यूज कर कर देखें कि k क्या सोल्व होकर आ रहा है, तो यहाँ पर होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो होमोजीनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देयरफॉर पुट, पहले प्रूफ करना है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, पहले प्रूफ करें फिर उसको रिटर्न में एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज एन होमोजीनियस इक्वेशन, देयरफॉर पुट y इज इक्वल्स टू vx, और साथ में इसका डेरिवेटिव कर कर क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर और बाकी सभी y की जगह पर vx लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर vx माइनस एक्स साइन y की जगह पर vx ओवर x और डिवाइड में x है, ठीक है। अब ये वाली x और ये वाली x आएगी बाहर और इस x के साथ सोल्व आउट हो जाएगी। सो दिस बिकम्स v माइनस, यहाँ पर x के साथ x कैंसिल हुई, माइनस साइन v, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आपके लिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड बन चुकी है फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये v और ये v हो जाएगी आपस में कैंसिल, क्योंकि ये इस तरफ आएगी तो ये बन जाती थी माइनस की, तो कैंसिल हो गई। साइन v इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और dx और x उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। अब देखिए कि ये कोसेकेंट का इंटीग्रल आ गया है, क्या होता है इसका इंटीग्रल कोसेकेंट का, ठीक है। मोस्टली हम इसे स्किप कर जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस लॉग मॉड कोसेकेंट v प्लस कोट v, इसके दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। दोनों में से आप लोग कोई भी फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन काम हो चुका है। अब सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, v की जगह पर आपको यूज कर लेना है y बाई एक्स और इस टर्म को इस तरफ रख लें, बाकी आप लोग सिंप्लीफिकेशन इसकी खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी कुछ प्रॉब्लम, हमने दो प्रॉब्लम अब सोल्व कर ली है होमोजीनियस की। अब ऐसे ही इसकी जो थर्ड फॉर्म है दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, उसकी सोल्विंग मैं आपको बताता हूं उसे हमें कैसे सोल्व आउट करना है। सो नाउ इसके बाद है हमारी यहाँ पर थर्ड फॉर्म दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, किसी ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाएगी जहां पर के dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू होगा, ठीक है। और ये जो p एंड q है, p एंड q आर ओनली फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पर x के ही फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि y जो है वो सिर्फ यहाँ पर आएगी y रेज टू पावर 1 की फॉर्म में, और वो ये कहीं पर भी बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। अगर इक्वेशन ऐसी है तो हमें ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो यहाँ से p की वैल्यू आएगी आपको उसको सोल्व आउट कर लेना है। उससे हम सोल्व करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या होता है, e रेज टू पावर इंटेग्रल ऑफ p dx, मतलब p का इंटेग्रल e रेज टू पावर में हमें रख लेना है, ठीक है।
और यहां से हमें डायरेक्टली सोल्यूशन क्या मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी इसका आंसर आया होगा, इज इक्वल्स टू इंटेग्रल सोल्व करेंगे q, जो कि यहां पर वैल्यू होगी, इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ ये इंटीग्रल आपको फिर सोल्व करना है, वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब मेन काम है हमारा फॉर्म के बारे में जानकारी वहां से देखना कि कौन सी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की ये हमारे लिए बन रही है, वही हम फिर सोल्व करने के लिए रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब देखिए कि जैसे ये वाली एग्जांपल है, अब ऐसे आपको ये नहीं आइडिया होगा कि ये कौन सी फॉर्म है, हमें क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स पहले सोल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि शायद वेरिएबल सेपरेट हो जाएं या फिर यहाँ पर होमोजीनियस हो या फिर ये जो हमने अभी रीड की है ये वाली हो। तो ये बन गया x dy, ये पूरी टर्म जाएगी दूसरी तरफ, ठीक है, और dx आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, और ये जो x है ये आ जाएगा इस तरफ डिवाइड। ठीक है, अब यहां से आप लोग साफ ये ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं कि वेरिएबल तो यहां पर सेपरेट हो नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात रही कि होमोजीनियस की, अब यहां पर x का स्क्वायर है, y की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं बन सकती। तो रह गई हमारी थर्ड फॉर्म, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि y यहां पर सिर्फ एक बार आ रही है और वो भी y रेज टू पावर 1 है, तो मतलब ये फॉर्म हो सकती है। तो हमें इसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, y को एक बार करेंगे डिवाइडेड बाई x, ये वाली, और एक बार x को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसको हम इस तरफ यूज कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स माइनस वाई ओवर एक्स, और वहां पर x के साथ एक x कैंसिल हो गया और ये बच गया 2x। सो नाउ कंपेयर विद, इसके साथ करते हैं कंपेयर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब यहां से p की क्या वैल्यू आएगी, सो p बिकम्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, p की वैल्यू आ गई, एंड q की वैल्यू क्या आ रही है, 2x, तो q बन गया हमारा 2x। ठीक है, p आ गया, q आ गया, सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली फॉर्म सेम आ चुकी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और y सिर्फ एक बार है। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही था। इसका फॉर्मूला क्या था, e रेज टू पावर इंटेग्रल ऑफ p dx। ठीक है, सो e रेज टू पावर इंटेग्रल ऑफ माइनस 1 ओवर x। ठीक है, सो नाउ 1 ओवर x का इंटेग्रल क्या होता है, log mod x। ठीक है, अब यहां से आप लोगों ने हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर यहां पर आ जाए log, तो उसके आगे जो भी हो उसको हम जो उसके अंदर है उसकी रेज टू पावर में यूज कर लेंगे, ताकि e के साथ हमारा log सोल आउट हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर e रेज टू पावर log x रेज टू पावर बन जाएगी -1, तो e के साथ log सोल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर -1। तो ये आपका यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्व हो चुका है, x रेज टू पावर -1। ठीक है, इसको हम आगे यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल है यहां तक, और q की वैल्यू क्या है हमारी 2x। सो नाउ सोल्यूशन इज, सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सिंपल था फॉर्मूला कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने अभी सोल्व की, x रेज टू पावर -1, q की वैल्यू क्या है 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है -x की पावर -1 प्लस c। अब ये तो रह गया y ओवर x, और यहाँ पर 2 आ गया बाहर, अंदर x के साथ x हो गया सोल आउट, क्योंकि ये आ जाएगा 1 ओवर x, तो dx बच गया ओनली। तो इसका इंटेग्रल कर दें, dx का इंटेग्रल बन गया x प्लस c, और ये x इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई भी आप लोग है करवा सकते, तो ये आपके पास बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन थी ये। सो नाउ ऐसे ही अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल को सोल्व कर देखते हैं। अब इसमें क्या है कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू कोट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा तो सेम काम रहेगा, हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, फिर इस पर हम ये देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। तो ये सारी की सारी टर्म्स जाएंगी दूसरी तरफ, माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई कोट एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा ये वाला x। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि इसकी रेज टू पावर है 1, इसकी भी 1, और यहाँ पर आ गया कोट एक्स। ये मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर कोट एक्स साइन एक्स कोज एक्स आ गया तो ये होमोजीनियस तो हो नहीं सकती, ठीक है। वेरिएबल भी यहाँ पर सेपरेट नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पर y भी 2 बार आ गई है, बट हम y वाली टर्म से y को कॉमन रख सकते हैं, तो हम यही वाली फॉर्म बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि y इन दोनों टर्म्स में से आ जाएगी कॉमन, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बच गया प्लस एक्स इंटू कोट एक्स, और x को एक बार डिवाइड इसके साथ रख लें और दूसरा यही बचना था, एक बार आ जाएगा यहाँ पर प्लस एक्स बाई एक्स। ओके है। सो नाउ अब ये जो y वाली पूरी टर्म है इसको हम इस साइड पर रख लेते हैं। सो दिस बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये x अंदर इसके साथ हो जाएगी डिवाइड 1 अपॉन एक्स, इसके साथ होगी x के साथ x कैंसिल कोट x, इसके साथ है y और दूसरी तरफ x के साथ x कैंसिल, ये बच गया 1। तो ये आपकी फिर से सेम फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पर p की वैल्यू ये वाली पूरी हो गई और ये हो गई q की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स प्लस कोट एक्स। ओके, सो नाउ p की वैल्यू आ चुकी थी हमारी 1 ओवर एक्स प्लस कोट एक्स और q की वैल्यू है हमारी 1। सो नाउ सोल्व द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटेग्रल ऑफ p dx। सो e रेज टू पावर इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। सो नाउ 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल लॉग मोड एक्स, ठीक है, प्लस कोट एक्स का इंटेग्रल लॉग मोड साइन एक्स। तो ये फार्मूलाज को जरूर याद रखें, इसके बगैर बिल्कुल नहीं होगा काम। तो log m प्लस log n वो क्या बनेगा log m इंटू n, मतलब दो log अलग अलग होते हैं प्लस, तो वो बाद में हो जाती हैं मल्टीप्लाई होकर एक log बन जाता है। अब e रेज टू पावर है log, वो दोनों हो जाएंगे सोल्व आउट, तो ये बच गया x इंटू साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या मिल चुका है x इंटू साइन एक्स। सो देयरफॉर सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटेग्रल में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। सो नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इंटू साइन एक्स, और अब q की वैल्यू क्या थी ओनली 1 और साथ में था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, ये बच जाएगा। अब हमें इस इंटेग्रल को सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इंटेग्रल को अच्छे से किया हुआ है तो आपको अच्छे से आता होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय लगाएंगे पार्ट्स, तो ये बनेगा हमारा ये फर्स्ट फंक्शन। सो दिस इज अवर सेकंड फंक्शन, क्योंकि x है इसको हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो ये साइड एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, कीप द फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन देन माइनस इंटेग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन that is dx by dx and multiplied by integral of the second function, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटेग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटेग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। सो नाउ साइन का इंटेग्रल माइनस कोस, ठीक है, dx by dx दैट इज 1 और साइन का इंटेग्रल बन गया माइनस कोस, तो माइनस माइनस बन गई प्लस, ठीक है। सो ये बन गया x कोज x, कोज का इंटेग्रल प्लस साइन, तो ये आपका बन जाएगा अब यहाँ पर फाइनल आंसर। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, x इंटू वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो ऐसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ मैं आपको यहाँ पर एक दो और स्पेसिफिक एग्जांपल्स है सोल्व करवाता हूँ, जिसमें कुछ हमें डिफरेंट मेथड के साथ इन्हें सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये जो फॉर्म है, हमने जितनी भी अभी तक फॉर्म्स को रीड आउट किया उनमें से कोई भी फॉर्म डायरेक्टली इस पर बिल्कुल नहीं अप्लाई हो सकती, क्योंकि एक्स एंड वाई बोथ जो है वो कोज के एंगल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारी ना तो ये यहाँ पर होमोजीनियस होगी, वेरिएबल भी सेपरेट होने यहाँ पर मुश्किल है, और जो हमने अभी फॉर्म की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी इसमें बिल्कुल नहीं अप्लाई होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस एंगल को कुछ अज्यूम कर लेंगे। तो ये फॉर्म हम वेरिएबल सेपरेट में इस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है।
सो नाउ पुट x plus y minus 1 is equals to some another variable such as t. सो यहाँ से सोल्व करते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का आ गया 1, y का dy बाई डी एक्स, 1 का 0 और उधर dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन चुकी है, दैट इज द dt बाई डी एक्स माइनस 1, ओके। तो ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो दिस बिकम्स dt बाई डी एक्स माइनस 1, यहाँ पर लगाई वैल्यू ये वाली, इज इक्वल्स टू ये बन गया कोस ऑफ t, ये उधर जाएगा 1, सो दिस बिकम्स द t इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस टी। अब देखिए कि 1 प्लस कोस टी डिनोमिनेटर में आएगा, उसका इंटेग्रल सोल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें हाफ एंगल वाला, सो दिस बिकम्स 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, ओके। सो नाउ dx ऊपर चला जाएगा और ये सारी टर्म t वाली इस तरफ रख लेते हैं, सो दिस बिकम्स dt ओवर 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 और उधर चला गया dx। अब करते हैं इंटेग्रल, ये बच गया 1/2 बाहर, कोस ऊपर जाकर क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल तो होता है हमारे पास सिंपल, ठीक है। क्या इंटेग्रल होता है सीकेंड स्क्वायर का, दैट इज द tan, ठीक है। जो एंगल है वही सेम आएगा, बट साथ में जो एंगल है उसका डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर में, यहीं से मिस्टेक होती है बहुत सारे स्टूडेंट से। ये 1/2 एज इट इज रखें बाहर और उधर है x प्लस सी, और ये 1/2 के साथ हो जाएगा सोल आउट, t की वैल्यू यूज कर लेते हैं। सो ये आपका बन गया फाइनल आंसर, tan t की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब ये बन गया आपका जनरल सोल्यूशन, बट अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट को ध्यान से यहाँ पर देखा होगा तो क्या था, हमें ये साथ में कंडीशन दी गई है, तो हमें निकालना होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल टू 1, ये हम यूज करते हैं इस सोल्यूशन में। तो हम इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर यूज करना है x 0 y 1, तो ये बन गया tan 0 प्लस 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू x तो है 0 तो उस तरफ आ गया c, 1 के साथ 1 कैंसल, सो दिस आल्सो बिकम्स 0/2 tan 0 इज इक्वल्स टू c, सो c बन गया 0। तो c 0 है, तो यहाँ से अगले स्टेप में आप लोग इसका लिख सकते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन बिकम्स tan x प्लस y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू ओनली x, ठीक है, क्योंकि c आ चुका है 0, ओके। तो ये इसका बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। एक और छोटी सी यहाँ पर सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका मैं आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग समझाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। log dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू द 3x प्लस 4y, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि log को दूसरी तरफ पहले लेकर जाएंगे, log दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एंटी log बनता है, तो e रेज टू पावर 3x प्लस 4। अब हमें इसका क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर 3x इंटू e रेज टू पावर 4y। अब ये जो y वाली टर्म आ जाएगी इस तरफ डिवाइड में, और x वाली टर्म ये जो है ऊपर चला जाएगा dx, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं माइनस 4y dy। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल सेपरेट। अब इसका आप लोगों ने सिंपली इंटेग्रल करना है, e रेज टू पावर का इंटेग्रल तो सेम आ जाता है माइनस 4y, साथ में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा डिवाइड में, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव -4, यहाँ पर आ गया 3x ओवर 3 प्लस c। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अब आपको इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो खुद सोल्व करना होगा। तो x 0 y भी 0 यूज़ कर कर, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये दोनों यूज़ कर कर c की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर यूज़ कर लें, तो आपका ये सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो ये था आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस में से सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि आपका इसके साथ कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स आप लोग एनसीईआरटी बुक्स में से या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से ज़रूर सोल्व कर कर देखें। तो मैं इसके बाद आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस की मोस्ट रिपीटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की प्रॉब्लम होगी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। उतना टाइम आप लोगों ने खुद एनसीईआरटी में से इसकी प्रैक्टिस करना है, तो एटलीस्ट उसकी एग्जांपल्स को ज़रूर सोल्व कर दें। अब आप लोगों को रूल्स सभी यहाँ पर अंडरस्टैंड हो चुके हैं, तो एग्जांपल्स के बाद आप लोग एक्सरसाइज को भी ज़रूर सोल्व कर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।